रात का अंधेरा, चांदनी में चमकता हुआ ताजमहल। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपी है एक कहानी, दर्द की, खून की और एक ऐसे राज की। कहा जाता है जिसने भी इस इमारत को बनाया उसे जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी गई। क्या सच में मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे या ये सिर्फ एक अफवाह है? आज हम जानेंगे सच। साल 1631 मुगल बादशाह शाहजहां की दुनिया टूट चुकी थी। उनकी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल अब इस दुनिया में नहीं थी। दर्द इतना गहरा था कि शाहजहां ने फैसला किया वो एक ऐसी इमारत बनवाएंगे जो प्यार की मिसाल बन जाएगी। और यहीं से शुरू होता है ताजमहल का निर्माण। मुमताज महल के इंतकाल के बाद शाहजहां कई महीनों तक गहरे सदमे में रहे। कहा जाता है कि उनके बाल सफेद हो गए थे और उन्होंने राजशाही कपड़े पहनना छोड़ दिया था। लेकिन फिर उस दर्द ने एक जुनून का रूप ले लिया, एक ऐसा जुनून जिसे सदियों तक याद रखा जाने वाला था। शाहजहां ने दुनिया भर के सबसे बेहतरीन वास्तुकारों, इंजीनियरों और कारीगरों को अपने दरबार में बुलाया। फ्रांस, इटली, ईरान और तुर्की से माहिर कलाकारों का जमावड़ा आगरा में होने लगा। इस पूरी परियोजना का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना गया। योजना थी एक ऐसा मकबरा बनाने की जिसकी कोई दूसरी मिसाल पूरी दुनिया में ना हो। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलना इतना आसान नहीं था। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी जगह का चुनाव और नींव की नींव। शाहजहां ने ताजमहल बनाने के लिए यमुना नदी के ठीक किनारे की जगह चुनी। लेकिन नदी के किनारे की मिट्टी बहुत नरम और गीली थी। इतने विशाल और भारी ढांचे को इस गीली मिट्टी पर खड़ा करना उस दौर में लगभग नामुमकिन था। अगर सीधे पत्थर रखे जाते तो इमारत कुछ ही सालों में धंस जाती। यहीं पर मुगल इंजीनियरों ने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जो आज भी दुनिया भर के सिविल इंजीनियरों को हैरान कर देती है। उन्होंने पूरी जमीन पर दर्जनों गहरे कुएं खोदे। इन कुओं को नदी के पानी के स्तर से भी नीचे तक खोदा गया। इसके बाद इन कुओं में पत्थर, गारा और आबनूस यानी एबनी की लकड़ी के भारी लट्ठों को भरा गया। एबनी की लकड़ी की खासियत ये होती है कि इसे जितनी नमी मिलती है ये उतनी ही सख्त और मजबूत होती जाती है। यही वजह है कि यमुना का पानी आज भी ताजमहल की नींव को कमज़ोर करने के बजाय उसे और भी ज़्यादा मजबूती देता है। अगर यमुना नदी सूख जाए तो ताजमहल की नींव दरकने लगेगी और वो गिर भी सकता है। इस तरह एक बेहद जटिल और वैज्ञानिक तरीके से दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे की नींव तैयार की गई। नींव के तैयार होने के बाद बारी थी उस ढांचे को खड़ा करने की जिसके लिए राजस्थान के मकराना से दुनिया का सबसे बेहतरीन और चमकता हुआ सफ़ेद संगमरमर मंगवाया गया। ये कोई आम पत्थर नहीं था, ये वो संगमरमर था जो सुबह की गुलाबी धूप में अलग रंग बिखेरता है, दोपहर में एकदम सफ़ेद चमकता है और चांदनी रात में सोने की तरह दमकता है। मकराना से आगरा की दूरी लगभग 400 किलोमीटर थी और उन भारी भरकम पत्थरों को लाने के लिए 1000 से ज़्यादा हाथियों की एक पूरी फौज लगा दी गई। दिन रात बैलगाड़ियां और हाथी पत्थरों को ढोते रहे। जब मुख्य गुंबद बनाने की बारी आई तो पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक ले जाना इंसानों के बस की बात नहीं थी। इसके लिए इंजीनियरों ने ईंट और मिट्टी का एक 15 किलोमीटर लंबा ढलान यानी रैंप तैयार किया। इसी रैंप के जरिए भारी पत्थरों को जानवरों और चरखियों की मदद से ऊपर खींचा गया। ताजमहल का निर्माण केवल पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने का काम नहीं था, ये विज्ञान और कला का एक ऐसा संगम था जिसे देखकर आज भी आंखें धोखा खा जाती हैं। अगर आप ताजमहल के मुख्य दरवाजे से उसे देखेंगे तो वो बहुत बड़ा नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके करीब जाते हैं वो आपको छोटा लगने लगता है। ये एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसे जानबूझकर तैयार किया गया था। इसके अलावा ताजमहल के चारों तरफ खड़ी चारों मीनारों को एकदम सीधा नहीं बनाया गया है, उन्हें जानबूझकर हल्का सा बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया है। इसके पीछे का विज्ञान ये था कि अगर कभी कोई भयानक भूकंप आए तो ये मीनारें मुख्य गुंबद पर गिरने के बजाय बाहर की तरफ गिरें और मुमताज़ का मकबरा हमेशा सुरक्षित रहे। इमारत का ढांचा तैयार होने के बाद बारी थी उसकी सजावट की। इसे पच्चीकारी या पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है। दुनिया के अलग अलग कोनों से 28 तरह के बेशकीमती और अर्धकीमती पत्थर मंगवाए गए। तिब्बत से फिरोजा, चीन से जेड और क्रिस्टल, अफगानिस्तान से लापिस लाजुली और श्रीलंका से नीलमणि लाए गए। इन पत्थरों को संगमरमर को तराश कर उनके अंदर बेहद बारीकी से जड़ा गया।
ये काम इतना बारीक था कि एक छोटी सी पत्ती को बनाने के लिए कई बार दर्जनों अलग अलग पत्थरों के टुकड़ों को जोड़ा जाता था। इस काम में लगे कारीगरों की आंखें कमजोर हो जाती थीं, लेकिन उनकी छेनी कभी गलत दिशा में नहीं चलती थी। ताजमहल की दीवारों पर कुरान की आयतों को इस तरह से उकेरा गया है कि नीचे से ऊपर तक हर अक्षर का आकार एक समान नजर आता है। ये कैलीग्राफी का ऐसा जादुई नमूना है जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। साल दर साल बीतते गए, 20 सालों का लंबा वक्त गुजर गया। 20,000 से ज्यादा मजदूरों, कारीगरों, पत्थर तराशने वालों और कैलीग्राफर्स ने अपना खून पसीना एक कर दिया। अब वो दिन करीब आ रहा था जब ये महान इमारत पूरी तरह से बनकर तैयार होने वाली थी। लेकिन जैसे जैसे निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंचा, आगरा की आबोहवा में एक खौफनाक फुसफुसाहट तैरने लगी। संगमरमर की उन ठंडी दीवारों के पीछे एक ऐसा डर पनपने लगा जिसने मजदूरों की रातों की नींद उड़ा दी। कहा जाने लगा कि शाहजहां इस इमारत की खूबसूरती को देखकर इस कदर पागल हो चुका है कि वो अब कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया में ऐसी कोई दूसरी इमारत बने। लोगों में चर्चा होने लगी कि बादशाह एक ऐसा खौफनाक फरमान जारी करने वाला है जो इतिहास के पन्नों को खून से लाल कर देगा। क्या हुआ था उस रात जब ताजमहल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था? क्या सच में आगरा के किले में कोई गुप्त दरबार सजाया गया था? सदियों से एक कहानी हमारे समाज में गहराई तक बैठी हुई है कि शाहजहां ने उन सभी 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने ताजमहल को बनाया था। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। ये सुनकर ही रूह कांप जाती है कि जिन हाथों ने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत को तराशा, उन्हीं हाथों को बेदर्दी से धड़ से अलग कर दिया गया था। लेकिन आज इस पल हमें भावनाओं से परे हटकर तर्क और इतिहास की नज़र से इस खौफनाक दावे को देखना होगा। जरा सोचिए, 20,000 मजदूर, 20,000 लोग कोई छोटी संख्या नहीं होती। अगर सच में 20,000 लोगों के हाथ एक साथ या थोड़े थोड़े करके भी काटे गए होते तो क्या आगरा की सड़कों पर खून की नदियां नहीं बह जाती? क्या वो 20,000 लोग और उनके परिवार वाले चुपचाप इस जुल्म को सह लेते? कोई विद्रोह नहीं होता, कोई बगावत नहीं होती। और सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे लोगों के हाथ काटने के बाद उनका इलाज कैसे हुआ होगा? उस दौर में कोई आधुनिक अस्पताल तो थे नहीं। अगर हाथ काटे गए होते तो खून बहने और इन्फेक्शन से हजारों मजदूरों की लाशें बिछ जाती। क्या इतने बड़े नरसंहार का इतिहास के पन्नों में कोई जिक्र नहीं होना चाहिए था? शाहजहां के शासनकाल का इतिहास बहुत ही बारीकी से लिखा गया है। अब्दुल हामिद लाहौरी जैसे इतिहासकारों ने पातशाहनामा में शाहजहां के दौर की हर छोटी बड़ी घटना का जिक्र किया है। इसके अलावा फ्रांस के यात्री फ्रांकुआ बर्नियर और इटली के निकोलाओ मानुची जैसे विदेशी यात्री भी उस समय भारत में मौजूद थे। ये वो विदेशी थे जिन्हें मुगल दरबार की आलोचना करने में कोई डर नहीं था। उन्होंने मुगलों की कई क्रूरताओं के बारे में अपने सफरनामों में खुलकर लिखा है। लेकिन किसी भी भारतीय या विदेशी इतिहासकार, यात्री या लेखक ने अपनी किसी भी किताब या दस्तावेज में मजदूरों के हाथ काटे जाने का कोई जिक्र नहीं किया है। इतने बड़े स्तर पर हुई किसी भी बर्बर घटना का कोई भी लिखित सबूत पूरी दुनिया के किसी भी ऐतिहासिक अभिलेख में आज तक नहीं मिला है। तो फिर ये कहानी आई कहां से? इतिहासकार और शोधकर्ता मानते हैं कि ये कहानी दरअसल एक मुहावरे या रूपक का गलत मतलब निकालने का नतीजा है। असल में जब ताजमहल बनकर तैयार हो गया तो शाहजहां ने उन सभी मुख्य कारीगरों और मजदूरों के साथ एक जिंदगी भर का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया था। बादशाह ने उन्हें इतनी भारी रकम और ताउम्र पेंशन दी जितनी उन्होंने अपने ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। लेकिन इस इनाम के साथ एक शर्त थी। शर्त ये थी कि ये कारीगर अब अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी दूसरे राजा, नवाब या सुल्तान के लिए कोई इमारत नहीं बनाएंगे। यानी उनकी कला को सिर्फ मुगलों के नाम कर दिया गया। उस दौर में काम न करने देने को या किसी को काम से पाबंद कर देने को मुहावरे की भाषा में हाथ काटना कहा जाता था। वक्त बीतने के साथ सदियों के सफर में लोगों ने इस मुहावरे को सच मान लिया और ये एक डरावनी अफवाह में तब्दील हो गया। इस बात का एक और सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत खुद ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। अगर सच में ताजमहल बनाने वालों के हाथ काट दिए गए होते तो उस्ताद अहमद लाहौरी के हाथ सबसे पहले काटे जाने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने ही इसका डिज़ाइन बनाया था। लेकिन इतिहास गवाह है कि ताजमहल के निर्माण के बाद शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद बसाई और वहां दिल्ली का मशहूर लाल किला बनवाया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस लाल किले की डिज़ाइन और निर्माण का जिम्मा भी उसी उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया गया था जिसने ताजमहल बनाया था। अगर लाहौरी के हाथ कट चुके थे तो क्या लाल किला किसी प्रेत ने बनाया था? ये अकेला तथ्य उस हाथ काटने वाली कहानी की धज्जियां उड़ाने के लिए काफ़ी है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है जो मुगलों की अंदरूनी राजनीति से जुड़ा है। ताजमहल के ठीक सामने यमुना नदी के दूसरी तरफ मेहताब बाग मौजूद है।
एक और अफवाह बहुत मशहूर है कि शाहजहां अपने लिए वहां एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, जो बिल्कुल सफेद ताजमहल जैसा होता लेकिन काले संगमरमर का। कहा जाता है कि इससे पहले कि शाहजहां इस काले ताजमहल का निर्माण शुरू करवा पाते, उनके अपने ही बेटे औरंगजेब ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को सत्ता से बेदखल करके आगरा के किले में कैद कर दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि शायद ये अफवाह खुद औरंगजेब के दौर में फैलाई गई हो। औरंगजेब को अपने पिता को कैद करने के फैसले को सही ठहराना था, इसलिए शायद उसने ये अफवाह उड़ने दी कि शाहजहां एक क्रूर और पागल बादशाह था जो बेकसूर मजदूरों के हाथ काट देता था और खजाने को इमारतों पर लुटा रहा था। शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल आगरा के किले में मुसम्मन बुर्ज में एक कैदी की तरह बिताए थे। वो खिड़की से घंटों तक सिर्फ अपनी उस बनाई हुई इमारत को निहारते रहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जब शाहजहां की मौत हुई तो उन्हें भी उसी ताजमहल में मुमताज की कब्र के ठीक बगल में दफना दिया गया। वो मजदूर जिनके हाथ काटे जाने की कहानियां हम सुनते हैं, उनकी पीढ़ियां आज भी आगरा के ताजगंज इलाके में रहती हैं। ये वही ताजगंज है जिसे शाहजहां ने उन मजदूरों के रहने के लिए बसाया था। आज भी वो परिवार वहां संगमरमर पर नक्काशी का काम करते हैं। जब आप उनसे बात करेंगे तो वो हाथ काटने की कहानी पर हंस देते हैं। वो फख्र से बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने बादशाह ने अपार सम्मान और दौलत दी थी। ताजमहल सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं है, ये एक ऐसी कविता है जिसे संगमरमर पर उकेरा गया है। ये उन हजारों गुमनाम हाथों के हुनर की दास्तान है जिन्होंने अपनी जवानी की गर्माहट से इन ठंडे पत्थरों में जान फूंक दी थी। हाथ काटने की अफवाह भले ही कितनी ही डरावनी और सस्पेंस से भरी क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई यही है कि ये सिर्फ एक मिथक है, एक ऐसा झूठ जिसे हमने इतना ज्यादा सुना है कि वो हमें सच लगने लगा है। लेकिन ये झूठ भी अपने आप में एक अहमियत रखता है, क्योंकि ये बताता है कि ये इमारत इंसानी सोच से कितनी परे है। कोई भी आम इंसान जब पहली बार ताजमहल देखता है तो उसका दिमाग ये मानने को तैयार नहीं होता कि इसे इंसानी हाथों ने बनाया है। इसीलिए इस इमारत की भव्यता को समझाने के लिए ऐसी अतिशयोक्ति और खौफनाक कहानियों का जन्म हुआ। आज जब भी आप ताजमहल को देखें तो उस अफवाह के डर को भूलकर उन मजदूरों के हुनर को याद कीजिएगा, उन 22 सालों के पसीने को महसूस कीजिएगा जिसने भारत को दुनिया का सबसे अनमोल नगीना दिया। क्योंकि इतिहास सिर्फ राजाओं और उनके फरमानों से नहीं बनता, इतिहास बनता है उन गुमनाम कारीगरों की छेनी और हथौड़ी की चोट से, जिनकी गूंज आज भी इन सफेद दीवारों में जिंदा है। तो क्या मजदूरों के हाथ काटे गए थे? बिल्कुल नहीं, लेकिन